कहाँ रह गई ये चंदा? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। सुमित ने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 11 बजे चुके थे और उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, पूजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। बदमाश, डरा दिया ना हमको। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ऐसा कहकर सुमित अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की भयानक आवाज सुनाई दी। कौन है? ठीक सामने बरगद के पेड़ के नीचे उनको किसी आदमी का अक्स नजर आया। कौन है? सामने आओ। ये सुनकर भी वो आदमी सामने नहीं आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। अभी देखते हैं कौन ससुरा है। ये कहकर सुमित उसके पास जाने लगा। जैसे ही सुमित उसके पास पहुंचा, उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाकर पुनीत का गला पकड़ लिया। उसको देखकर सुमित और पूजा दोनों का दिल दहल गया। उस आदमी की गर्दन कटी हुई थी और थोड़ी सी खाल में अटकी लटक रही थी। पूजा चिल्लाए और गांव की तरफ ऐसी भागी कि उसने पलट कर नहीं देखा। गांव पहुंची तो उस टाइम सुमित के पिता घर के बाहर थे। अरे पूजा बिटिया, इतनी डरी हुई काहे लग रही हो? सुमित पूजा ने हाँफते हुए उनको पूरी कहानी सुनाई। सुमित के पिता ने अपने साथ कुछ आदमियों को लिया और पूजा उन सभी को लेकर उसी जगह पर पहुंच गई। यही जगह थी वो जहां उसने सुमित को पकड़ा था। उन लोगों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो कोई आसपास नजर नहीं आया। तभी पूजा की गर्दन पर ऊपर से कुछ टपका। उसने हाथ लगाकर देखा तो वो खून था। पेड़ की डाली के ऊपर सुमित की बिना गर्दन की लाश टंगी हुई थी और उससे खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव दुर्जनपुर। रात के समय सभी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। बाबूजी, हम जरा अपने दोस्त सुरेश से मिलकर आ रहे हैं। उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है। ना ठीक है, लेकिन जल्दी आना जी बाबूजी। ऐसा कहकर वो खुश होता हुआ घर से निकल गया। आज तो सारे दोस्त मिलकर मस्त पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। जंगल का रास्ता पकड़ लेता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा। अभी वो जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से उसको आवाज आए। अकेले ही पार्टी करने जा रहे हो? हमका साथ लेकर नहीं चलना है क्या? अरे सुमन और कविता, तुम दोनों क्यों हर बार हमारे पीछे पड़ जाती हो? हमका साथ लेकर चलते हो कि? बोले अभी तुम्हारे बाबूजी से। अरे नहीं नहीं मेरी माँ, चलो मेरे साथ। थोड़ी देर चलने के बाद वो तीनों एक जगह पहुंचे जहां राजू और मनीष बैठे हुए थे। अबे ये क्या, तू फिर से लड़कियों को साथ ले आया? क्या करता यार? हर बार की तरह इस बार भी धमकाने लगी थी दोनों। अब क्या करे? हम दोनों को भी अब पार्टी की आदत पड़ गई है। चलो थोड़ी सी शराब पी ली जाए। उसने पास ही रखी बोतल खोली और ग्लासों में शराब पलटने लगा। तभी उनको किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा तो पांचों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने से सिरकिटा चलता हुआ आ रहा था। उन्होंने कदम बढ़ाई ही थी कि तभी सिरकिटा ने कविता को पीछे से पकड़ लिया। उसने कविता को इतनी जोर से कसा कि उसके मुंह से खून निकल गया। ओह, बाकी चारों अब बेहद डर गए और वहां से भाग निकले। कविता उसकी पकड़ में फंसी दर्द से कराह रही थी। उसने कविता को जमीन पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने कविता के सीने में हाथ डाला और उसके सीने से खून की धारा निकल पड़ी। बाकी चारों इतना डर चुके थे कि उनको खबर भी नहीं थी कि वो किस दिशा में भाग रहे हैं। वो काफी देर तक भागते रहे। अब आप वरना की हालत खराब हो चुकी थी। वो आ जाएगा, रुकने का समय नहीं है। हाँ, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हम जा कहाँ रहे हैं? कोई बताएगा? हम रास्ता भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि गांव किस तरफ है। का कह रहे हो तो फिर तो हम सबका बचना नामुमकिन है। तभी पेड़ के ऊपर से एक हाथ आया और उसने मनीष का गला पकड़ लिया। ये हाथ सिरकिटे का ही था। राकेश ने महेश का पैर पकड़कर उसे बचाना चाहा, लेकिन सिरकिटे ने उसको पूरी तरह से ऊपर खींच लिया और वो तीनों चिल्लाते हुए वहां से भाग निकले। वो देखो सामने वो घर, उसके अंदर चलते हैं। वो तीनों एक घर के अंदर घुस गए और सुरेश ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। तीनों का शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। दरवाजे की धमधम उनके दिल को दहला रही थी। या तभी खिड़कियों की मौत की खबर से सिरकिटे का एक हाथ अंदर आया और उसने अपर्णा का हाथ पकड़ लिया। अगर ये यहाँ है तो दरवाजे पर कौन है? सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने गांव के छोटू काका थे। छोटू काका जल्दी से अंदर आए। उन्होंने सिरकिटे का हाथ पकड़ा और छुड़ाने लगे। सिरकिटे उनके छूते ही चीखने लगा। वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया छोटू काका। तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे? वो भी इस समय हमसे गलती हो गई छोटू काका। लेकिन ये कौन है और आपको देखते ही वो भाग कैसे गया? ये सिरकिटा है। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत सालों पहले हमारे गांव में एक डाकू करण सिंह का बड़ा खौफ था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था।
उसने धूमधाम से अपने बेटे की शादी की। शादी के अगले ही दिन डाकू करण सिंह ने हमला बोल दिया। उसने पति और पत्नी दोनों को मार डाला और सारे गहने लूट लिए। अपने बेटे और बहू को मरता देख बुढ़िया तड़प उठी, पल्लव सिंह जी, सोने के लिए तूने मेरा परिवार उजाड़ दिया। यही सोना तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। तू कभी नहीं मरेगा, सिर्फ भटकता रहेगा और इस सोने से हमेशा दूर भागेगा। ये सुनते ही करण सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बाद करण सिंह के ही एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी जगह सरदार बनना चाहता था, लेकिन करण सिंह तलवार के हमले से भी नहीं मारा। उसकी गर्दन आंधी ही कटी और थोड़ी सी खाल में अटक कर रह गई। उसने अपने सभी साथियों को मार गिराया। उसने अपनी उंगलियों में जितनी भी सोने की अंगूठियां पहनी थी वो गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। बुढ़िया का श्राप अब शुरू हो गया था। उसने सभी अंगूठियां उतार फेंकी और जंगल में भाग गया। तब से अब तक वो जंगल में ही रहता है। मेरे छूने से वो इसलिए भाग गया क्योंकि मेरे हाथ में ये सोने का कड़ा है। ये कहानी सुनकर वो तीनों हैरान रह गए। चलो यहाँ से निकलो, वो फिर से आ सकता है। छोटू काका को रास्ता पता था, इसलिए वो तीनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब वो जंगल की सरहद पर आ पहुंचे थे तभी सिरकटा वहां आ गया। उसने सुमन का पैर पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, तभी सुरेश ने छोटू काका के गले पर नजर डाली। उनके गले में एक सोने की चैन भी थी। उसने चेन को उनके गले से उतारी और सिरकटे की टूटी हुई गर्दन में डाल दी। उसने चैन को गले से उतारने के लिए जैसे ही छुआ तो उसके हाथ भी जलने लगे। वो वहां से भाग निकला। उसके बाद वो चारों गांव के अंदर ही जाकर रुके। जब उनको देख गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने सबको अपने साथ बीती हुई घटना सुनाई। वो दिन था और आज का दिन है। गांव के सभी लोग हमेशा अपने साथ सोने की कोई ना कोई चीज जरूर रखते हैं और अभी भी उनको जंगल में कहीं ना कहीं सिरकटा नजर आता ही रहता है।